नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ का एक जिला है धमतरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसका भी जिक्र आएगा, इसलिए मैं पहले से बता दूं। 26 मार्च 2019 को एक लाश बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र के बालोद गहन नहर की नाली में मिली। लाश पॉलीथीन में पैक की हुई रस्सी से बंधी हुई मिली। ग्रामीणों ने हल्ला किया, पुलिस आई, लाश को उस नहर की नाली से बाहर निकाला गया। पॉलीथीन को अनरैप किया गया, मतलब उसको खोला गया, रस्सी को भी खोला गया। एक बहुत ही आधुनिक कपड़ों में, आधुनिक शक्ल सूरत की एक लड़की की लाश थी। ऐसे बहुत पिछड़े हुई जगह पर ऐसी लाश देखकर पुलिस वाले भी चौंक गए। आसपास के लोगों को पहचान करने के लिए बुलाया गया, रोका गया, लेकिन कोई इस लाश को पहचान नहीं पाया। पुलिस की काफी कोशिश के बाद भी जब ये लाश नहीं पहचान में आई तो इसकी फोटोग्राफ अगले दिन अखबारों में छपी। अखबारों में छपते ही तुरंत खबर आ गई कि ये रायपुर की प्रसिद्ध मॉडल आंचल यादव है, जिसका घर धमतरी में है। इस बात की संभावना कम है कि इसकी हत्या रायपुर में करके यहां पर लाश लाकर फेंकी गई हो। संभावना यही है कि धमतरी में ही जहां इसका घर है वहीं आसपास की घटना होगी। पुलिस फौरन धमतरी में आंचल यादव के घर गई। घर में उसकी मां, उसका भाई मौजूद थे। पुलिस ने लाश को पहचान करने के लिए उन दोनों को पोस्टमार्टम हाउस में बुलवाया। पहुंचकर दोनों ने पहचान लिया कि ये, मां ने पहचाना कि मेरी बेटी है और भाई ने पहचाना कि मेरी बहन है। जैसे ही आंचल यादव के बॉडी के मिलने की सूचना मिली, अखबारों ने अपना काम शुरू कर दिया। बहुत हल्ला हुआ और पुलिस को 3 जिलों के एसपीज को लगाना पड़ा कि ये पता किया जाए कि यह हत्या हुई कैसे। बालोद के एसपी एमएल कोटवानी, धमतरी के एसपी बालाजी राव और आईजी हिमांशु गुप्ता इस केस को सीधे सीधे मॉनिटर कर रहे थे। आंचल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल सबसे पहले स्टडी की गई, एनालाइज की गई। बहुत मुश्किल इसलिए हो रहा था कि एक एक दिन में इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल मिलाकर 800 कॉल। आप सोचिए, अगर 1 मिनट भी एक कॉल पे लगता होगा तो 800 कॉल में कितना समय उसका जाता होगा या व्यतीत होता होगा। पूछताछ के दरमियान ये पता लगा
कि धमतरी में मॉडल आंचल यादव के विरुद्ध एक धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा गया था। विवेचना हुई थी और अदालत में इसका ट्रायल चल रहा था। बताया यह जाता है कि रायपुर से किसी आदमी को लेकर उसने धमतरी का अपना मकान ये कह के दिखाया था कि मैं इसे बेचना चाहती हूं। उससे सौदा कर लिया और बाद में ये पता लगा कि ये इसका खुद का मकान है। उस व्यक्ति ने, जिसने ये मकान खरीदा था, उसने 419, 420, 467 और 468 का एक मुकदमा लिखा दिया था, जिसमें चार्जशीट भी लगी थी और उसके बाद उसका ट्रायल था। कई बार समन करने के बाद जब कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया तो उस दिन ये वहां पर उस कोर्ट में अपीयर होने के लिए आई थी। बात ये थी तारीख 26 मार्च 2019 को। पुलिस ने उसके भाई और मां की भी कॉल डिटेल इकट्ठा की। भाई की कॉल डिटेल में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स उसके 26 तारीख के ये मिले। पुलिस को यह शंका थी कि इसके साथ कोई न कोई आदमी जरूर रहा होगा। पुलिस ने उसकी गाड़ी पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स थे वो निकाल लिए। घर के उसके कमरे में जब वो आई थी तब के जितने भी फिंगरप्रिंट मिले वो सब निकाल लिए। तमाम कोशिश के बाद, और मैंने आपको बताया कि इस बीच में अखबारों ने बहुत ऐसी ऐसी कहानियां लिख दी। एक तो मैं ये बता दूं कि इसको अपनी फोटो या अपना स्टेटस प्रतिदिन अपडेट करने का शौक था। मॉडलिंग करते करते बहुत ढेर सारे लोगों के संपर्क में थी। अपना एक प्राइवेट फोटोग्राफर भी रखा था। जिस पार्टी में जाती या जो मिलने आता या जिससे ये मिलने जाती, हर एक के साथ ये फोटो खिंचवा लेती थी और रात में उसी के साथ की फोटो के साथ फेसबुक अपडेट करती थी। धीरे धीरे इसके चर्चे रायपुर में बहुत अनेक हो गए, बहुत हो गए। पुलिस ने एक और इसके बारे में जानकारी की कि किसी फॉरेस्ट रेंजर को इसने ब्लैकमेल किया था, जिसमें फॉरेस्ट रेंजर ने इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया था और ये जेल भी गई थी। इस तरह की तमाम किस्से कहानियां अखबार में छपने लगी कि साहब वो फॉरेस्ट रेंजर ने इसको जेल भिजवाया था, लेकिन उसकी कुछ फोटोग्राफ इसके पास मौजूद थी और इसलिए शक की सुई रेंजर की तरफ। अब वो बेचारा जवाब देते देते परेशान। घर वाले भी उस पर शक करें कि हो सकता है इसी ने किया हो। फिर दूसरे अखबार में उसकी फेसबुक की कोई फोटो डाउनलोड कर ली, किसी के साथ, किसी नेता के साथ, किसी व्यवसायी के साथ, किसी व्यापारी के साथ, किसी बड़े आदमी के साथ, हजारों फोटोग्राफ थी। डाउनलोड किया। अगले अखबार ने लिखा शक की सुई इनकी तरफ। बैठे बैठे सुई को घुमा के उनकी तरफ कर दिया और इतना बवाल हुआ इस आंचल यादव की हत्या में कि कोई अछूता नहीं रहा जिसके लिए अखबार ने शक की सुई घुमाई न हो। आप सोचिए, जिसके खिलाफ, जिस आदमी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं हत्या से या इन सब चीजों से, अगर उसके लिए अखबार में ये छप जाए कि शक की सुई इनकी तरफ, ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है। अब तो प्रिंट एडिशन कम निकलते हैं, ई एडिशन बहुत ज्यादा निकलते हैं, लेकिन शक की सुई सब जगह बराबर चलती है। पुलिस बदनाम है रस्सी का सांप बनाने में, लेकिन ये प्रेस रस्सी का अजगर बना देती है।
बहुत ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं जब इन्होंने बड़ा बड़ा नुकसान किया है। बहरहाल छोटे भाई सिद्धार्थ यादव को पुलिस थाने पर ले आई। इसमें भी रस्सी का सांप बना कि साहब उसकी हत्या हो गई। पुलिस बड़े लोगों को नहीं पूछ रही, उसके भाई को उठा लाई। बहरहाल पुलिस ने सारी तरकीब लगाकर हत्या का राज सिद्धार्थ से उगलवा लिया और यह हत्या सिद्धार्थ ने की थी। और मां का नाम ममता था, सारी जानकारी होने के बाद भी उसने ये पुलिस से शेयर नहीं किया था। वाकया जो उसने बताया वो ये था कि सिद्धार्थ इसकी लाइफस्टाइल से बहुत नाराज था। कम कपड़े में फोटो खिंचाना, बदनाम लोगों के साथ फोटो खिंचा के पोस्ट करना, मार्केट में जो किस्से कहानी चल रहे थे उसके बारे में सुनना, गांव घर वालों के ताने सुनना, रिश्तेदारों के ताने सुनना, इससे वो बहुत परेशान था। जिस दिन वो धमतरी आई उस केस में कोर्ट में अपनी अपीयरेंस के लिए, उस दिन अपने साथ 3 कुत्ते भी ले आई। छोटे भाई सिद्धार्थ का नाम जिमी था। उसने अपने कुत्ते का नाम जिमी रख दिया और जब भाई दिखाई पड़ता था तो उसके सामने जिमी को जरूर बुलाती थी। चूंकि काफी समय से सिद्धार्थ यानी जिमी उसके इस एटीट्यूड का, उसकी इस आदतों का विरोध करता था। घटना वाले दिन भी उसने ये कहा था कि हमारे कुत्तों के लिए बाजार से मीट ले आना। वो 3 कुत्तों के लिए मीट ले आया, मीट दिया। उसके बाद उसने फिर वही कहना शुरू किया कि तुम्हारी आदतों की वजह से हम अब बाजार में जाते नहीं, तुम्हारी आदतों की वजह से हम किसी की शादी ब्याह में नहीं जाते, लोग देखते ही बस बताने लगते हैं कि कल काली वाली बिकनी में उसकी जो फोटो फेसबुक पे थी तुमने देखी कैसे उसे। इस तरह की बातें। इस पर आंचल ने कहा कि तुम्हारी औकात हमारे इस जिमी की तरह है जो हमारे टुकड़ों पे पलता है। तुम भी मेरे टुकड़ों पे पलते हो और ये भी मेरे टुकड़ों पर पलता है। मुझसे गलती हुई, मुझे 3 नहीं 4 कुत्तों के लिए मीट मंगाना चाहिए था। दम्भ उसका बोल रहा था, घमंड उसका बोल रहा था, पैसा उसका बोल रहा था। अपनी गाड़ी से आई थी। ऐसा सुनते ही सिद्धार्थ ने उसके गाल पे 2 तमाचे जड़ दिए। गुस्से में वो भीतर गई। उसके कमरे में किसी का दिया हुआ, किसी का प्रेजेंट किया हुआ खंजर था जो सिख लोग इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है किसी गुरुद्वारे में जो प्रेजेंट दिए जाते हैं, वहाँ के जो हेड प्रीस्ट होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो गुरुद्वारे में भेंट करते हैं। सरोपा कहते हैं शायद, तलवार या खंजर। वो खंजर भीतर से उठाकर ले आई और उस खंजर से उसने सिद्धार्थ को डराने की कोशिश की। वो कहता रहा कि मारो। कई बार कहने के बाद उसने खंजर से वार कर दिया जो सिद्धार्थ के हाथ पे लग गया। सिद्धार्थ ने उसको गिराकर खंजर उसके हाथ से खींच लिया, छीन लिया और उसके शरीर पर तब तक खंजर से वार किया जब तक कि उसका दम नहीं निकल गया।
लड़ाई झगड़े की ये बात कमरे के भीतर हो ही रही थी कि उनकी मां भी आ गई। मां को उसने पूरी बात बताई कि इसने कहा क्या क्या है। बोले ये सिद्धार्थ भी कह सकती है, लेकिन अपने जिमी के सामने मुझे जिमी ही कहती है, और 2 बार मेरा नाम लेती है, 10 बार अपने कुत्ते का नाम लेती है, जिमी। और उसने ये कहा कि तुम्हारी औकात मेरी जिमी की तरह ही है। फिर ये खंजर लेकर मुझे मारने आई थी, मैंने इसको मार दिया। ममता, जो उसकी मां का नाम था, उसने कहा अब क्या करना है ये बताओ। दोनों ने मिलकर पॉलीथीन इकट्ठा किए, घर में जो भी उपलब्ध थे, उसको रैप किया। लेकिन चूंकि एक टुकड़े में पॉलीथीन नहीं था, लिहाजा उसको एक रस्सी से अच्छी तरह बांधा ताकि खून बाहर न निकले, न टपके। उसको कार की डिग्गी में रखा, मां को साथ में कार में बिठाया। मां को बालोद के जिला अस्पताल में उतार दिया कि अगर कोई पूछेगा तो ये कहेंगे कि मां की इलाज के लिए जिला अस्पताल जा रहा था। उसके बाद वो उसी जगह पहुंचा, नहर में, बालोद गहन नहर नाली में उसको ले जाकर फेंक दिया, वापस चला आया। तब जाकर अखबारों में निकलने वाली तमाम कहानियों पर विराम लगा, वरना तो किसी को छोड़ा नहीं है अखबार वालों ने। उस समय की कटिंग आप निकाल कर देखिए। तारीख मैं आपको बता दूं, 27 मार्च से लेकर और जुलाई तक छत्तीसगढ़ के स्थानीय अखबारों में देखिए कैसी कैसी खबरें छपी थी। उसको मारने के पहले उसने उसकी राडो घड़ी, उसकी हीरे का नेकलेस, चेन, चूड़ियां हीरे की, ये सब उसके शरीर से उतार ली और घर में रखे हुए टेबल लैंप के बेस का पेंच, उसका स्क्रू खोलकर किनारे किनारे उसको छिपा दिया और स्क्रू को बंद कर दिया, पॉलीथीन में लपेट के। बहरहाल पुलिस ने हर उस जगह पर, खंजर भी उसका बरामद कर लिया गया जिससे भाई ने उसकी हत्या की थी। सारा सामान भी जो उसके शरीर से उतारा गया था वो भी पुलिस ने बरामद कर दिया। मां और बेटे दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। बेटे को हत्या यानी 302 के अपराध में, और मां को 201 यानी साक्ष्य को छिपाने के अपराध में जेल भेजा गया। चूंकि ये बहुत चर्चित केस था, इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 जुलाई को बालोद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज थी सरोज नंद दास ने, उन्होंने सिद्धार्थ उर्फ जिमी को आजीवन कारावास और मां को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। 2019 की 26 मार्च को हुई हत्या में 7 जुलाई 2022 को अदालत ने फैसला भी दे दिया। हालांकि जैसी उम्मीद थी, बाहर ही इनके वकील ने बताया कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अब तक हाई कोर्ट
जा भी चुके होंगे, जिसकी अपडेट मेरे पास नहीं है। कैसी कैसी खबरें छपी होंगी आप समझ ही सकते हैं। एक तो ये 800 कॉल वाली भी खबर छपी। भाई लोगों ने रस्सी का सांप बनाया और ये कहा कि सूत्र बताते हैं कि इसमें फला फला के भी नंबर थे। ढूंढिए आप सूत्र को, पूछिए उनसे, वो कहेंगे साहब हम अपने मुखबिर का नाम या अपने सोर्स का नाम, अपने सूत्र का नाम बताने के लिए हम नहीं बताएंगे। हमें कोई विवश नहीं कर सकता अपने सोर्स को बताने के लिए, अदालत भी नहीं कर सकती। लेकिन आपने लिख दिया कि साहब फला फला से भी, सूत्र बताते हैं कि फला फला से भी बात हुई थी। वो तो बेचारा मर गया, वो तो जवाब देते देते परेशान हो जाएगा, रिश्तेदारों का, परिवार वालों का। दूसरी खबर छपी कि हार्ड डिस्क में, उसके लैपटॉप के हार्ड डिस्क में बहुत से रसूखदार लोगों के साथ की अश्लील फोटोग्राफ भी बरामद हुई। किसकी बरामद हुई, किसी किसी का मन किया तो कुछ इशारा सा कर दिया कि लोग समझ जाएं। पुलिस के रिकॉर्ड में या केस डायरी में ऐसी किसी भी रिकवरी का कोई इंदराज नहीं है। तीसरी कि साहब वो जो है, उसने देख लिया कि बहुत से ज़्यादा लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष लोग जिनको वो आकर्षित करना चाह रही है, उसकी वेशभूषा या उसके जो कुछ भी वो अपने शरीर का जिसने माध्यम बना रखा था, उससे नहीं हो रहे हैं। इसके लिए सम्मोहन विद्या का सीखना जरूरी है। अखबार लिखते हैं कि मृतका ने अपने कांटेक्ट बढ़ाने के लिए सम्मोहन विद्या सीखनी चाहिए। बंगाल के एक तांत्रिक से उसने संपर्क किया और यह भी बात पता लगी सूत्रों से कि उसने तांत्रिक को 25 लाख रुपए अब तक दे दिए हैं, लेकिन वो विद्या सीख नहीं पाई। पुलिस रिकॉर्ड्स में या केस डायरी में इस बात का भी कोई इंदराज नहीं है, अखबारों में ही है सब। तीसरा लिखा, जब पकड़ गया, खुलासा हो गया, मैंने शायद डेट गलत बताई होगी, खुलासा इसका 2019 में ही हो गया था। जो डेट मैंने बताई है 7 जुलाई 22 की, वो इसके डिसीजन की डेट थी। अखबार ने फिर निकला, जब खुलासा हो गया, विवेचना चल रही थी, सही बात सामने नहीं आई थी, लेकिन फॉलो अप लिखा गया कि साहब आंचल की हरकतों की वजह से ही सिद्धार्थ की शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए सिद्धार्थ ने आंचल को मार दिया, हत्या कर दी। बहरहाल दोनों को सजा हो गई, मां और बेटे की, और दोनों ही इस समय जेल में हैं। आज की घटना, धमतरी जैसे अविकसित स्थान से जब अति महत्वाकांक्षी आंचल रायपुर आई, तो नए बसे इस खूबसूरत शहर की चकाचौंध में उसके अरमान और कुलांचे भरने लगे। गांव देहात की लड़की सीधे मॉडलिंग में कूद गई, और मॉडलिंग ऐसा गुण है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि इस गुण के आसपास मक्खियां और मधुमक्खियां मंडराने लगती हैं। ऐसा ही आंचल के साथ भी हुआ, लोग मंडराने लगे और उसने फौरन एक प्राइवेट फोटोग्राफर किराए पर बुला लिया, हर पल को कैद करने के लिए, हर क्षण को कैद करने के लिए। उसको यह भी एहसास हुआ कि लोग उसकी तरफ खींचते चले आ रहे हैं और वो इसका नाजायज इस्तेमाल भी करने लगी।
जिसके साथ फोटो खिंचाती थी, शाम तक फेसबुक पर वो फोटो अपलोड हो जाती थी, पोस्ट हो जाती थी। अगला आदमी कितना भी चिल्लाए कि भाई ये फेसबुक में क्यों कर दी, बदनामी हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो कर देती थी और उस पोस्ट को डिलीट करने का पैसा लेती थी। किसी के साथ अगर कोई फोटो फेसबुक पे पोस्ट हुई तो मेट्रोज में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन छत्तीसगढ़ के एक शहर रायपुर में इसका फर्क पड़ता है। अभी वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है वो इसको बहुत नहीं पचा पाती। मैंने बताया कि जब उसकी हत्या हुई तो क्या क्या नहीं कहा अखबारों ने, नेट पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी इस समय खूब इस चैप्टर में आंचल यादव की हत्या का जो विषय था इस पर शोध पत्र निकालने शुरू कर दिए थे। मैंने आपको एपिसोड 600 में प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के संबंध में, जिसमें पुलिस वालों ने एक ड्राइवर को जेल भेज दिया था, पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है इसका पूरा विवरण आपको बताया था, एक कहानी भी बताई थी कि रस्सी का सांप कैसे बना देती है पुलिस। अच्छा, प्रद्युम्न ठाकुर के बारे में एक अपडेट और दे दूं मैं। जब मैंने 600 एपिसोड अपलोड किया था उस समय तक इसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि जुवेनाइल बोर्ड जो है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसने रिकमेंड किया कि साहब इसका ट्रायल एडल्ट की तरह होना चाहिए, वयस्क अपराधी की तरह होना चाहिए। अपराधी के पिता जो बड़े वकील थे वो हाई कोर्ट गए कि नहीं साहब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तमाम लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इसको वापस कर दिया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास कि आप ही इसको डिसाइड करें। अभी 4-5 दिन पहले अगर किसी ने अखबार देखा होगा, नेट पे पढ़ा होगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपना आदेश दिया कि इसका वयस्क की तरह, एडल्ट की तरह ही ट्रायल होगा, और अपने इस आदेश की कॉपी हाई कोर्ट को भेज दी, जिसको हाई कोर्ट ने भी मान लिया, सारी आपत्तियों को खारिज करके। यानी 2017 की इस हत्या के बाद से अपराधी जेल में है लेकिन ट्रायल नहीं हो रहा था। लोग प्रद्युम्न की को न्याय दिलाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब एक एडल्ट की तरह उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये मैंने उस सिलसिले में बताया कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। तो ये प्रेस, ये मीडिया, ये पत्रकार, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी रस्सी का सांप बनाने में कतई ये और महारत हासिल है इनको। अपने कक्ष में बैठे बैठे उंगली से जिसकी तरफ चाहें उसकी तरफ शक की सुई घुमा दें। उस पे क्या बीतती होगी जिसके ऊपर झूठा शक किसी इंटरनेट एडिशन में या किसी प्रिंट एडिशन में लिख दिया हो, इशारे से ही लिख दिया हो, ताकि लोग समझ जाएं कि फलां की तरफ शक की सुई गई है। घर वाले भी यकीन करना मना कर देते हैं, कितनी भी सफाई दे वो, नहीं नहीं कुछ किया होगा, अखबार ऐसे थोड़ी लिखता है। और इनके रस्सी का सांप बनाने की वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया, आंचल यादव का हत्याकांड। अभी कोई न कोई, तमाम हमारे सुधी श्रोता पत्रकार भी हैं, कमेंट करते रहते हैं, नाराज होते हैं जब मैं पत्रकारों के बारे में ऐसी बातें करता हूं। लेकिन मैं सब फैक्ट्स पर, और मेरा भुगता हुआ है कि ये कैसी किस किस तरह की खबरें लिख देते हैं। लेकिन वो किस्सा कोई परिवार के सदस्य हैं, सुधी श्रोता हैं, मित्र हैं, लिखते हैं, मैं कभी इसका बुरा नहीं मानता। मैं जानता हूं आज भी लिखेंगे, लेकिन इतने उदाहरण हैं रस्सी का सांप बनाने के
कि फेक न्यूज, पेड न्यूज, प्लांटेड न्यूज, ये सब रस्सी के सांप बनाने के इंग्लिश वर्जन है। और ये तब से चल रहा है जब ये इंटरनेट नहीं था। तब भी जो खबरों का माध्यम था, खबरचियों के जरिए, तब भी ये फेक न्यूज, ये पेड न्यूज ये चला करती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में है। पांडवों को यह पता था कि युद्ध जीतने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को मारना जरूरी है, लेकिन वो जानते थे कि उनमें किसी में सामर्थ्य नहीं है कि द्रोणाचार्य को मार सके। इसीलिए उन्होंने उनके बेटे अश्वत्थामा के मौत की झूठी खबर, फेक न्यूज फैला दी। और जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य ने जब युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मरने की सच्चाई के बारे में पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो, यानी मारा गया, नरो वा कुंजरो। अब वो नर था या हाथी था ये पता नहीं। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने हथियार त्याग दिए। उसी समय डेवलपमेंट और हुआ इस फेक न्यूज को वायरल करने में, या युधिष्ठिर तक ये सही बात पता न लगे कि जब युधिष्ठिर नरो वा कुंजरो बोल रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण ने जानबूझकर भीषण शंखनाद किया ताकि द्रोणाचार्य बाद वाली बात न सुन सकें। ये नई बात नहीं है, फेक न्यूज, पेड न्यूज, झूठी खबर। इसका दूसरा बहुत बड़ा उदाहरण है कि विंस्टन चर्चिल ने यह कहा था कि युद्ध के समय सच इतना कीमती होता है, इतना घातक होता है कि उसे झूठ की चादर में छिपाना जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने ऑपरेशन मिन्स मीट की योजना बनाई, मिन्स मीट, जिसके तहत नाजियों को यह सोचने पर मजबूर किया गया कि सिसिली के बजाय सार्डिनिया और ग्रीस पर हमला होगा। इसके लिए एक शव को सेना की अफसर की पोशाक पहनाकर उसके हाथों में फर्जी दस्तावेज थमाकर स्पेन के नजदीक समंदर में फेंक दिया गया था। और यही उम्मीद थी कि यह गुप्त दस्तावेज जर्मनी के खुफिया विभाग तक पहुंच जाएगा। और इतिहास साक्षी है इस बात का कि इस फेक न्यूज से, हालांकि ये कहा जाता है कि जंग में ये जायज है, लेकिन इस फेक न्यूज से मित्र राष्ट्रों को सिसिली को जीतने में इस फेक न्यूज की बड़ी अहम भूमिका थी। मुजफ्फरनगर की 2013 की घटना सबको याद होगी। बहुत नुकसान हुआ था, सांप्रदायिक घटना थी, सांप्रदायिक दंगा था। एक वीडियो वायरल हुआ और इतनी बार इतने लोगों ने, इतने वीआईपी लोगों ने, इतने नेताओं ने इसको शेयर किया कि गुस्सा भड़क गया और जो नुकसान होना था वो हो गया। जब तक कि प्रशासन और पुलिस ये बताता कि ये घटना, ये वीडियो यहाँ का है ही नहीं है, आप भी देख लीजिए वो वीडियो यहाँ का नहीं था, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। खबर फैलाई गई थी, प्लांटेड थी, फेक थी, पेड नहीं हो सकती, लेकिन ये सब थी, रस्सी का सांप बनाया गया था। 2001 में जब दिल्ली में मुंहनचवा यानी मंकी मैन का हमला हुआ, तो पुलिस ने मंकी मैन का एक स्केच बनाया जो अखबारों में फौरन प्रिंट हो गया और बताया गया कि बिल्कुल यही मंकी मैन है, जहां दिखे वहां पकड़ लीजिए इसे।
और इस खबर ने इतना असर किया कि रात रात भर लोग अपनी कॉलोनीज में जागते रहे, जबकि बाद में ये पता लगा कि कोई मंकी मैन था ही नहीं। ये फेक, या कह लें फेक न्यूज़ ही थी, ये पेड न्यूज़ नहीं थी। नोटबंदी का भी आपको अंदाजा होगा। 2000 के जब नोट आए तो एक बात बताइए कि साहब ये 2000 की नोट में नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ है। आप जमीन में गाड़ भी देंगे तो भी पता लग जाएगा कि ये 2000 की नोट यहां रखी हुई है। एक चैनल ने तो इस पे 1 घंटे का विशेष प्रोग्राम जारी कर दिया, तमाम पैनल पे लोगों को बिठा दिया। उनका हाँ साहब बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी और महीन नैनो चिप की जब साइज और शेप देखी गई तो वो संभव ही नहीं था कि उसे नोट में कहीं भी छिपाया जा सके। एक ऐसी और खबर व्हाट्सएप के जरिए शुरू हुई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नमक की कमी हो जाएगी 2 दिन में। लोग टूट पड़े। वो नमक जो पंसारी अपनी दुकान में बंद करने के बाद भी बाहर बोरी में रखता था, वो भी लूट लिए। गोदामों में नमक लूट लिए। और ये सिलसिला 1-2 नहीं, 12 जिलों में 3 दिन तक चलता रहा। लोग नमक लूट ले जाएंगे इसलिए दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोल रहे थे। लेकिन वही है, फेक न्यूज़ थी, रस्सी का सांप बना दिया गया। किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया, किसी ने अपना धर्म नहीं निभाया कि सही बात तो पता करो, कहां से ये खबर आई। और ये पूरे रुहेलखंड में, संभल में, मुरादाबाद में, अमरोहा में जो लोग उस तरफ के होंगे वो जानते होंगे कितनी खतरनाक, कितनी खराब खबर थी। जब इस पे मुकदमे कायम होना शुरू हुए और ये मैसेज कहां कहां से आ रहे हैं, गिरफ्तारियां शुरू हुई, तब जाकर ये सिलसिला थमा। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। हालांकि इस घटना में आंचल यादव का जो अपना व्यवहार था, निजी व्यवहार, बहुत हद तक परिवार को नाराज करने में वो भी बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रहा। लेकिन फिर भी घर वालों को कम से कम ध्यान रखना चाहिए था। अपनी सगी बहन की हत्या इसलिए कि वो छोटे कपड़े पहनती है, इसलिए कि तमाम लोगों के साथ उसकी फोटो आप डिसोन कर देते। आपके घर पे आई थी, मना कर देते कि तुम कहीं और रुक लो, हम तुमको अपने घर में नहीं रुक पाएंगे, तुम्हारी वजह से बहुत बदनामी हो रही है। हत्या करना ये उसका मतलब निश्चित रूप से ये उसका जो उसका रिजल्ट है, या हत्या करना इसका समाधान नहीं था। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।